पुस्पुनी ओडिशा में लगभग सभी आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय आदिवासी उत्सव। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दियों में गर्मजोशी के साथ की जाने वाली इस उत्सव की तैयारियां जुआंग समुदाय के बीच उत्सवी माहौल बनाती हैं। जुआंग ओडिशा का एक जाना माना लेकिन असुरक्षित आदिवासी समूह है। पुस्पुनी मुख्य रूप से एक फसल चक्र के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। त्योहार को मनाने के तरीकों में छुपी है इस समुदाय की संस्कृति और मान्यताएं, विश्वास और अवधारणाएं, उनका विराट मौलिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता, जो किसी न किसी रूप में जंगल में रहते हुए इनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। क्योंझर जिले के बंसपाल क्षेत्र के मूल निवासी जुआंग पूर्वी घाट में गोनासिका पर्वत के नीचे एक शांत और खूबसूरत वातावरण में रहते हैं। अपनी लोक कथाओं और चली आ रही परंपराओं में अपनी उत्पत्ति का जिक्र करते हुए वे खुद को ऋषि के वंशज बताते हैं। उनके मिथक के अनुसार वे ऋषि की संतान हैं। उनका ऐसा मानना है कि गोनासिका चट्टान से पहली बार जब नदी के रूप में देवी उभरी तो उन्होंने नग्न जुआंगों के एक झुंड को नाचते गाते देखा, जो देवी को अपने सम्मुख देखकर चकित रह गए। देवी ने उन्हें पत्तों को पहनने का आदेश दिया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने कभी अपनी परंपराओं को छोड़ा तो वो खत्म हो जाएंगे। उस दिन से उन्होंने पत्ते पहनने शुरू कर दिए और वे पत्ते पहनने वाले पतुआ के नाम से भी जाने जाने लगे। समय के साथ वे अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं और जीवन शैली के तरीकों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए। जुआंगों के पास अपना मौलिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भंडार है, जो उनकी कार्यशैली, आजीविका के तौर तरीकों, सांस्कृतिक प्रथाओं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीकों, स्वास्थ्य देखभाल और रखरखाव में बखूबी देखा जा सकता है। उनकी ज्ञान प्रणाली इतनी समृद्ध है कि वो पर्यावरण को अच्छी तरह से समझते हैं और उसी के आधार पर अपनी आजीविका कमाने के तरीकों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को गढ़ते हैं। जुआंगों ने अपनी जमीनों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। स्थानांतरित खेती के लिए उपयुक्त जमीन को तोयला, मैदानी शुष्क भूमि को गुड़ा, किचन गार्डन को बाड़ी और धान की खेती के लिए सिंचित आर्द्र भूमि को बिला का नाम दिया। वे पोड़ू भूमि तोयला में स्थानांतरित खेती करते हैं। स्थानांतरित खेती के माध्यम से उनके मौलिक ज्ञान को समझा जा सकता है, जिसमें स्थानीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में उनकी धारणाओं की छाप दिखती है। ये उनके जीवन जीने का तरीका है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जीविकोपार्जन का स्रोत भी रहा है। स्थानांतरित खेती, जिसे स्थानीय रूप से तोयला चास या पोड़ू चास कहा जाता है, पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूम खेती यानी स्लैश और बर्न खेती है, जो अपने आप में एक ढलान कृषि भूमि प्रौद्योगिकी है। जंगल सफा कले कौन जगह कौटा चाष कले कौटा बुणी देवा, कौटी जगह राशि हेब, कौटी बिरी हेब, कौटी हरड हेब, कौटी धान हेब, आम जाने पाऊ। रुगुड़िया थी से जगह चाष हेब नहीं, पतुरिया थी से जगह चाष हेब नहीं, माटा को देखा जाए जब खड़ा अंश टी देखा सेटा चाष हेब बोली जानते। यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू ढलान की पारिस्थितिकी, भूमि की उर्वरता, मौसम का ज्ञान, श्रम की आवश्यकता और प्रक्रियाओं व प्रथाओं में समयबद्धता है।
पुष्पुनी के तुरंत बाद जुआंग भूखंडों की साफ सफाई करके खेती के लिए जगह बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, खासकर वहां जहां जंगल कम घना होता है और झूम खेती के लिए जगह बनाना आसान होता है। किस ढलान को साफ किया जाना है, इससे संबंधित निर्णय उनके पीढ़ियों से संचित अनुभवों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं और शासन तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई का सही समय गर्मियों की शुरुआती बारिश की पहली बौछार से पहले फरवरी मार्च का समय है। कटे हुए पेड़ और वनस्पति पहले धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, फिर इकट्ठा करके जला दिए जाते हैं। पेड़ों और वनस्पतियों को जलाते समय वे ये सुनिश्चित करते हैं कि आग खेती के लिए साफ की जा रही जमीन से ज्यादा आगे न फैले। जुआंगों का मानना है कि मिट्टी की गुणवत्ता और खासकर आगे जाकर फसलों में कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए आग बेहद आवश्यक है। जले हुए वनस्पति की राख भी मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है। वे बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए न तो ढलानों की जुताई करते हैं और न मिट्टी के साथ कोई और छेड़छाड़ या प्रयोग करते हैं। उनकी खेती की तैयारियां कुछ धार्मिक प्रस्तुतियों के साथ शुरू होती है। पहाड़ी ढलानों को आमतौर पर सामुदायिक संसाधन माना जाता है। बहुत शुरुआती दिनों से ही ढलानों के वो खंड जिन्हें तोयला भूमि कहा जाता है, वो वहां के परिवारों में ही बांट दी गई है। वो परिवार जो उनके प्रथागत कानून के तहत आने वाले पारंपरिक मानदंडों का पालन करते आ रहे हैं। भूखंडों को ऊर्ध्वाधर हिस्सों में काटा जाता है ताकि प्रत्येक घर को समान पारिस्थितिक विन्यास के साथ एक ही प्रकार की भूमि मिले। एक या दो बारिश के बाद मिट्टी में मौजूद नमी की जांच करने के बाद वो खेत में अनाज, दालें, सब्जियां और तिलहन सहित अन्य बीजों का मिश्रण बो देते हैं। कुछ फसलों जैसे अरहर, अरंडी आदि के लिए वे मिट्टी में छोटे छेद खोदकर बीजों का रोपण करते हैं। फसलें अच्छे घनत्व के साथ बढ़ती हैं और विभिन्न अंतरालों पर परिपक्व होती हैं। इस प्रकार की खेती प्रणाली पारंपरिक अंतर फसल का एक अच्छा उदाहरण है। खेती की यह प्रणाली स्थानीय रूप से संभव, टिकाऊ, जलवायु अनुरूप, सस्ती और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। इसे अनुभवों के साथ सीखा और संशोधित किया गया है। इसमें पारंपरिक बीजों का उपयोग होता है, न्यूनतम इनपुट की आवश्यकता होती है और ये एक स्थान विशिष्ट तकनीकी हस्तक्षेप है जो अपने आप में वैज्ञानिक है। उर्वरता बहाली, फसल नमी संबंध, मिट्टी और जल संरक्षण, वन्यजीव फसल अनुरूपता, ढलान के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की उपयुक्तता पर जुआंगों के ज्ञान को दर्शाती है। उपरे पाइबे आज्ञा 5 खंडी, तले पाइबे 5 खंडी। हर्ड हल आज्ञा सी उपरे फड़ला, ता तले कौन ला धान गछ तले रहिला, सेठी पाइले 5 खंडी, उपरे पाइछे 5 खंडी। तो सेठू गंगाई पाइबे, मांडिया पाइबे, रुमा पाइबे, एमती सब ता भीतर चाष करा जाए। चूंकि फसलें अलग अलग अंतराल पर पकती हैं, इसलिए स्थानांतरित खेती काम के सही तरीके से आयोजन और कटाई के बाद के प्रबंधन को निर्धारित करती है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच काम को सही प्रकार से बांट दिया जाता है। बारिश के मौसम में मक्का और मॉनसून के बाद बाजरा उनकी खाद्य जरूरतों को पूरा करता है।
जहां मटर और कुछ पसंदीदा दालें उनके भोजन का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं अरहर और काला चना उनकी कमाई का जरिया, जिसे बेचकर उन्हें बाजार से नकद मिल जाता है। सबसे अंत में यानी गर्मियों की शुरुआती बारिश से पहले खोदा जाता है कंदों को, जिससे जमीन की नमी का संरक्षण हो जाता है। से पाती सफा कर सारा पर से राशि बुणा जीव। गोटे वर्ष बीतीगला, सेकेंड वर्ष पर माँ भौणी आउ झील पर मिसिक से जगह फेर सफा करेंगे। तापर अक्षय तृतीय आसला मैंने धान बुणा जीव। से रुम्हा अच्छी, कुर्थ अच्छी, बिरी अच्छी, आउ मांडिया अच्छी, गंगाई अच्छी, हरड अच्छी, एमती बुणिक से चाष करेंगे। उर्वरता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे और तीसरे साल की फसलों की खेती फसलों की विविधता को धीरे धीरे कम करते हुए की जाती है। तीसरे साल में आमतौर पर मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, कोदो आदि की खेती की जाती है, क्योंकि वे कम से कम उर्वरक मिट्टी में भी आसानी से पनप जाते हैं और मिट्टी का कम दोहन करते हैं। 3 साल बाद उर्वरता बहाल करने के लिए भूमि को बिना जोते हुए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जुआंगों के पास बमुश्किल ही बड़ी मात्रा में मैदानी भूमि होती है। उनके पास जहां कहीं भी मैदानी भूमि है, वे मुख्य धारा की खेती के पैटर्न का ही पालन करते हैं। हालांकि इसके लिए भी वो स्थानीय रूप से उपयुक्त फसलों का चुनाव ही करते हैं। निचली भूमि पर धान की खेती की जाती है। भूमि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए या तो कम अवधि या लंबी अवधि के धान की खेती की जाती है। गैर काष्ठ वन उत्पाद यानी बिना व्यावसायिक लकड़ी वाले वन उत्पाद संग्रह और बिक्री उनकी स्थानांतरित खेती से होने वाली आय के पूरक हैं। जुआंगों के तरीके की स्थानांतरित खेती और अन्य कृषि विधियों के करने की प्रक्रिया में उनका मौलिक ज्ञान पूरी तरह से अंदर तक सम्मिलित है। ये ज्ञान प्रणालियां स्थानीय हैं, निर्धारित जगह के लिए हैं, अनुभवों पर आधारित हैं, स्थानीय संसाधनों पर निर्भर हैं, सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, पारिस्थितिक रूप से क्रियान्वित की जाने वाली और एक जलवायु केंद्रित ढांचे के भीतर संचालित होती हैं। जब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक ज्ञान प्रणाली संशोधनों और नवाचारों के साथ बनी रहेगी। हालांकि एक पिता अपने बेटे को इन ज्ञान प्रणालियों के पहलुओं को सचेत रूप से नहीं सिखाता, लेकिन एक बेटा इसमें साथ साथ काम करता है और काम करते हुए ही इसे सीख जाता है। और इसमें आगे और नवाचार करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। जुआंगों के इस मौलिक ज्ञान की सराहना निसंदेह रूप से जुआंग समुदाय में आने वाली कई विकास की समस्याओं का समाधान और बड़े पैमाने पर उनकी संस्कृति का संरक्षण होगा।